एक लड़की अपने घर से दिल्ली जाने के उद्देश्य से पटना स्टेशन पहुंच जाती है। ट्रेन लगभग 2 घंटे लेट थी। लड़की ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगी। और भी बहुत हजारों यात्री उस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जिनको भी दिल्ली जाना था। इसी बीच उस लड़की पे एक लड़के का नजर पड़ता है। लड़की जब उस लड़का को देखता है तो उसकी आंखें देखने लगती है। लड़का जब उस लड़की को देखता है तो उसके पास जाने की कोशिश करता है, आखिर ये सोचकर कि इस लड़की के बारे में मैं जान सकूं कि आखिर ये लड़की कहाँ जा रही है, इन लड़की के साथ कौन कौन लोग हैं और ये लड़की किस जगह पे जा रही है, या यूं कहे कि उस लड़का को उस लड़की के साथ एक रात बिताने का मन था। यही सब बात को लेकर, यही उद्देश्य से उस लड़की के पास जाता है। इसी बीच जिस ट्रेन से वो लड़की को जाना होता है वो ट्रेन पटना स्टेशन पे आकर लग जाती है। वो लड़की वहां से अपना बैग उठाती है और स्लीपर कोच की ओर जाने लगती है। उसको स्लीपर कोच की ओर जाता देख वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। और इसके बाद जिस स्लीपर बोगी में वो लड़की इंटर करती है उसी स्लीपर बोगी में वो लड़का भी इंटर कर जाता है। आखिर वो लड़का का उद्देश्य क्या था कि उस लड़की के पीछे पीछे जाना या उस लड़की की बोगी में ही जाना, यह मैं आगे की कहानी में बताएंगे। यकीन मानिए, एक घटना जो मैं बताने वाला हूं ये आपको पूरी तरह से झकझोर देगी। एक घटना आपके दिल को छू के निकल जाएगी। बिहार के आरा के रहने वाला सूरज की शादी पटना के रहने वाली रोशनी के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी के महज 3 साल बाद ही दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के 7 साल बाद यानी शादी के 10 साल बाद की ये घटना है। वो लड़की उसकी तलाकशुदा पत्नी थी। जिस लड़की के पीछे वो लड़का जा रहा था वो लड़की तलाकशुदा पत्नी थी जो उस ट्रेन में दिल्ली जा रही थी। और वो लड़का उसी लड़की की तलाकशुदा पति था जो उनके पीछे पीछे जा रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो लड़की कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है और उनके साथ कौन कौन लोग हैं। वो लड़का रोशनी की तलाकशुदा पति सूरज था। जब वो लड़की निर्धारित कोच में निर्धारित बर्थ पे जाके बैठने की कोशिश करती है, इसी बीच वो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता रहता है और बीच में खड़ा होकर देखने लगता है कि इसी लड़की के साथ या तलाकशुदा जो हमारी पत्नी है इसके साथ आखिर और कौन लोग हैं और ये रोशनी कहाँ जाएगी। यही सवाल जो उसके तलाकशुदा पति सूरज था उसके मन में दौड़ रहा था। रोशनी का जो सीट होता है वो लोअर बर्थ होता है। रोशनी अपने सीट पे बैठ जाती है। इसी बीच कुछ यात्री आते हैं और रोशनी के सीट पे बैठने की कोशिश करते हैं। जो सीट पहले से रिजर्व रोशनी के लिए होता है। जैसे ही कोई भी यात्री उस सीट पे बैठने की कोशिश करता है, रोशनी साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि नहीं, ये सीट मेरा है, मैं यहाँ किसी को भी बैठने नहीं दूंगा। इसी बीच कुछ लोग और आते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे 2 स्टेशन बाद उतरना है, आप थोड़ी देर के लिए मुझे बैठने दीजिए। फिर रोशनी बोलती है साफ साफ मना करते हुए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ी देर में सोना है, मैं यहाँ किसी को नहीं बैठने दूंगी। यही चीजें हो रही थी। सूरज दूर से खड़ा होकर ये सारी हरकतें देख रहा था। जैसे ही ट्रेन खुलती है सूरज भी धीरे धीरे उसी बर्थ पे जाके बैठने की कोशिश करता है और अपना बैग निकालकर उस सीट पे रखने की कोशिश करता है और उस सीट पे रख देता है। जैसे ही उस सीट पे बैग रखता है रोशनी मना करती है और बोलती है यहां से बैग हटाओ, ये सीट मेरा है, ये बर्थ मेरा है, मैं यहां किसी को अलाउ नहीं करती हूं। इस बात पे सूरज बोलता है थोड़ी देर में 2 स्टेशन के बाद मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि हमारा सीट कंफर्म नहीं हो पाया है। बाकी कौन सा आपको सोने का टाइम हो रहा है मैडम। जैसे ही रोशनी सूरज की ओर पलट के देखती है तो शौक रह जाती है और आंखों ही आंखों में इशारा करती है कि बैठ जाओ। सूरज अपना बैग वहां पे रखता है और बैठ जाता है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई सवाल थे, लेकिन दोनों में से कोई भी बात शुरू करने के लिए तैयार नहीं था। पहले कौन बोलेगा, वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे और न ही रोशनी बोलती है और न ही सूरज बोलता है। थोड़ी देर बाद सूरज रोशनी से बोलता है कि दिल्ली कब से रह रही हो। तो रोशनी बोलती है मैं पहली बार जा रही हूं। फिर सूरज बोलता है कि दिल्ली इलाज करवाने जा रही हो क्या। इसी बात पे रोशनी कहती है मैं क्यों इलाज करवाने जाऊंगी, मुझे क्या हुआ है सो मैं इलाज करवाने जाऊंगी। इस बात पे फिर सूरज बोलता है क्योंकि तुमने कहा है उस यात्री को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है
तो मुझे लगा है कि हो सकता है तुम इलाज करवाने दिल्ली जा रही होगी। फिर रोशनी बोलती है, नहीं, मुझे क्या होगा जो मैं इलाज करवाने जाऊंगी। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। ट्रेन चल रही होती है। थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद रोशनी बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो। इस बात पे सूरज बोलता है, मैं भी दिल्ली जा रही हूँ, वहीं पे सेटल हो गया हूँ, वहीं पे मुझे कुछ काम था, इसी सिलसिले में मैं दिल्ली से यहाँ आया था और फिर लौट रहा हूँ। बातचीत का सिलसिला आगे चलता रहता है। तब तक खाने का टाइम हो जाता है। सभी यात्री जो भी अपने घर से खाना लेकर आया था वो अपना खाना निकाल कर खाने लगते हैं। इसी बीच ट्रेन में जो कैंटीन वाला होता है वो भी आ जाता है। सभी लोग अपने अनुसार खाना लेके खाने लगते हैं। रोशनी बोलती है सूरज से कि आप घर से कुछ खाने के लिए नहीं लाए हो क्या। सूरज बोलता है कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं लाया हूँ, लेकिन तुम लाई हो तो तुम खा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोशनी अपने टिफिन से, जिसमें कि 2 रोटी था और आलू का भुजिया था, वो दोनों निकालती है और बोलती है सूरज से कि मेरे पास 2 रोटी है, चाहो तो इसमें से एक तुम भी ले सकते हो। तो सूरज बोलता है, तुम्हारे पास 2 रोटी है, उसमें से अगर मुझे दे दोगी तो न मेरा पेट भरेगा और न तुम्हारा पेट भरेगा। उसी बीच एक बिरयानी वाला बिरयानी बेचने आता है और सूरज उससे 2 प्लेट बिरयानी लेता है और दोनों मिलकर बिरयानी खाते हैं और हाथ धोते हैं। बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है। इसी बीच रोशनी अपने बैग से एक शॉल और एक कंबल निकालती है। कंबल को नीचे बिछाती है सीट पे और उन्हीं शॉल निकाल के अपने तन को ढक लेती है। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही होती है। इसी बीच रोशनी कुछ बोलना चाह रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी। कुछ पूछना चाह रही थी, वो पूछ नहीं पा रही थी। सेम प्रशांत की भी वही स्थिति बनी थी कि वो भी कुछ रोशनी से बोलना चाह रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, और कुछ पूछना भी चाह रहे थे तो पूछ नहीं पा रहे थे। मतलब दोनों की स्थिति कहीं ना कहीं सेम थी। ठंड जब अपना प्रकोप दिखाने लगता है तो सूरज को ठंड लगने लगता है। ठंड में ठिठुरता देख रोशनी पूछती है कि आप क्या घर से कुछ नहीं लाए हो क्या। चूंकि मैं आपको बता दूं कि सूरज का जो रिजर्वेशन था वो एसी कोच में था, इसलिए वो जब घर से निकला तो कुछ लेके अपने लिए नहीं निकला था, क्योंकि एसी में सब कुछ मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूरज कुछ लेके नहीं निकला था। लेकिन स्टेशन पे उसकी पत्नी मिल गई थी, तो उसका डिटेल्स पता करना था, आखिर तलाक के बाद किसके साथ रह रही है और कौन इसका लाइफ पार्टनर है और कैसे इनका समय बीत रहा है, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, यही जानने के लिए या अपने तलाकशुदा पत्नी के साथ दिल्ली तक का सफर बिताने के लिए वो पीछे पीछे उसके बर्थ में चला गया था। और एसी में जो सूरज का टिकट होता है वो एसी में न जाके स्लीपर में अपने तलाकशुदा पत्नी रोशनी के साथ जा रहा था। तो उसके पास कुछ था ही नहीं ओढ़ने के लिए, तो साफ साफ मना कर देता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जब सूरज को ठंड लगने लगता है तो रोशनी के पास से जो ब्लैंकेट था वो ब्लैंकेट उसके पैर पे रखती है और बोलती है कि थोड़ा सा आप भी कवर कर लो और मैं भी कवर कर लेती हूँ, और इसी में हम लोग एडजस्ट करके चले जाएंगे, क्योंकि ठंड ज़्यादा है और अगर आप इसमें कवर नहीं करोगे तो आपको ठंड लग जाएगी। इस बात पे सूरज बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती है, क्योंकि ठंड के दिनों में मुझे किसी से लड़ाई हो गई थी, उसी दिनों से मुझे ठंड लगना खत्म हो गया है। दरअसल मामला ये था कि जब पति पत्नी एक साथ रह रहे थे, यानी सूरज और रोशनी एक साथ रह रहे थे, उसी दौरान एक बार रजाई के लिए लड़ाई हो रहा था। रोशनी अपनी तरफ खींच रहे थे और सूरज अपनी तरफ खींच रहे थे। जब रोशनी को लगा शायद वो कंबल अपनी तरफ नहीं खींच पाएगी, तब जाके रोशनी कंबल से निकल के बाहर जाती है और पानी लाके उस रजाई पे, जिस रजाई को सूरज ओढ़ा था, उस पर डाल देती है। और उसके बाद उन दोनों को बिना रजाई के रात भर गुजारना पड़ा था। और ये बात जैसे ही सूरज बोला तो रोशनी हंसने लगती है और बोलती है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती रही होगी। सूरज बोला कि मेरा क्या गलती थी, कंबल के लिए लड़ तुम रही थी, जब लड़ाई खत्म हो गया तो पानी लाके तुम डाल दी, और न तुम्हारे पास कंबल गया और न मेरे पास, और रात में दोनों लोगों को ठिठुरना पड़ा था। दोनों अतीत की यादों में खो जाते हैं। उन 3 सालों के बीच में जो अच्छा पल बीता था उसको याद में खो जाता है। रोशनी पूछती है कि दिल्ली में तुम क्या करते हो। तो सूरज बोलता है कि दिल्ली में मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि मैं शराब बहुत ज़्यादा पीता था, जिसके कारण लोग मुझे हेय दृष्टि से देखने लगे।
इसी हरकत से माँ पिताजी भी परेशान हो गए थे, जिसके कारण वो लोग बीमार होते गए और पिताजी का देहांत हो गया, जिसका सदमा माँ झेल नहीं पाई और माँ का भी कुछ दिनों के बाद स्वर्गवास हो गई। बहन जो छोटी वाली थी उसकी शादी कर दिए हैं और वो अपने ससुराल चली गई है। लोगों की नज़र में था मैं शराबी हूँ, ज़्यादा पीता था, इसी कारण से मेरे साथ सभी हादसा हुआ। इन बातों को मैं झेल नहीं पाया और मैं गांव छोड़ देकर अब मैं दिल्ली चला आया। अब मैं शराब नहीं पीता हूँ, क्योंकि शराब पीने की वजह से मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। मैं शराब छोड़ दिया हूँ। रोशनी जैसे ही सुनती है कि शराब छोड़ दिया है तो रोशनी बोलती है कि तुम शराब छोड़ दिए हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं मानूंगी कि तुम शराब छोड़ दिए हो। दुनिया का हर असंभव काम संभव हो सकता है, लेकिन तुम शराब छोड़ दिए हो ये मैं नहीं मान सकती। सूरज बोलता है, सही में बोल रहा हूं कि मैं शराब छोड़ दिया हूं। नहीं विश्वास है तो मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं शराब छोड़ दिया हूं। रोशनी बोलती है कि आप मेरी कसम क्यों खा रहे हैं? मैं कौन हूं जो आपको मेरी कसम खा रहे हैं? तो सूरज बोलता है, ठीक है, मैं अपने मरे हुए माँ की कसम खा के बोलता हूं कि मैं शराब छोड़ दिया हूं। जैसे उसने अपने मरे हुए माँ की कसम खाया तो रोशनी का विश्वास हो गया कि सूरज शराब छोड़ दिया है, क्योंकि शराब ही एक वजह था कहीं न कहीं जिसके कारण इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। खैर सफर आगे बढ़ रहा था। सफर आगे बढ़ने के दौरान तमाम बातें हो रही थी। रोशनी बोलती है कि चलो खुशी हुई कि आप शराब छोड़ दिए हो। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप शराब से दूर रहें, क्योंकि मैं यही चाह रही थी कि आप शराब छोड़ दें और खुश रहें। भले ही मैं आपके जीवन में नहीं हूं, लेकिन कुशलता हमेशा चाहती हूं और आज भी चाहती हूं। फिर रोशनी बोलती है कि आपने शादी नहीं किया क्या? सूरज बोलता है, पहाड़ सी जिंदगी हो गई है, अकेले समय व्यतीत नहीं हो रहा है। मुझे भी लग रहा है कि मैं शादी अब कर लूं। कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए तो मैं भी शादी कर लूंगा। आप बताओ कि आपने शादी क्यों नहीं की? रोशनी बोलती है कि मैं शादी के ही सिलसिले में दिल्ली जा रही हूँ। वहाँ एक मेरी फ्रेंड रहती है दिल्ली में, उसका नाम सुष्मिता है। वहाँ पे हमको बुलाई है। जिस कंपनी में वो काम करती है उसी कंपनी में कोई लड़का है जिसका खुद का कंपनी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्दी ही शादी कर लूँगी। जैसे ही सूरज सुनता है उसको शौक लगता है, क्योंकि सूरज का इतना देर के सफ़र में चाह रहा था कि रोशनी फिर से उसकी ज़िंदगी में आ जाए। हालांकि वो बोल नहीं पा रहा था। रात को 2-2:30 बज चुका था। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में सोया था। ठंड ज़्यादा लगने लगा। रुको, मैं एक काम करती हूँ। रोशनी अपने बैग से मोफलर निकाल के सूरज को देती है और बोलती है कि लो, इसको बांध लो। जब आप बांध लोगे तो आपको ठंड थोड़ा कम लगेगी। सूरज मोफलर बांध लेता है। इधर ट्रेन अपनी गति से चल रही होती है। ट्रेन तब तक दिल्ली पहुंच जाती है और उतरने का समय होता है। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें बताना चाह रहा था। शायद रोशनी को भी मन था कि सूरज के साथ आना, और सूरज भी चाह रहा था कि रोशनी हमारे पास आ जाए। जबकि सबसे बड़ी वजह था तलाक का, वो था शराब। सूरज शराब भी छोड़ दिया था और रोशनी भी चाह रही थी कि अब फिर से सूरज मुझे अपना ले। लेकिन ये दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे, जो एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे। तब तक ट्रेन दिल्ली स्टेशन पे पहुंच जाता है और वहां पे जा पहुंच के रुकती है। दोनों अपना अपना सामान लेके उतर जाते हैं। दोनों ट्रेन से उतरने के बाद सूरज के पॉकेट में कुछ पैसा रहता है। वो रुपया पॉकेट से सूरज निकालकर रोशनी को देने लगता है। रोशनी बोलती है कि मुझे इसकी क्या ज़रूरत है, ये करना ठीक नहीं है। जब आप मेरे हस्बैंड थे तब ठीक था, लेकिन अब तो आप मेरा कोई नहीं है। एक अजनबी की तरह मिले थे और अब आप अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। ये बात सुन करके सूरज बोलता है, ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है वो बताओ, मैं छोड़ दूंगा और ये पैसा रख लो। लेकिन रोशनी पैसा रखने से मना कर देती है। जब वो पैसा नहीं लेती है तो सूरज अपने पॉकेट में पैसा रख लेता है। रोशनी बोलती है कि मेरा एक फ्रेंड्स है जो मुझे लेने आएगी, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी, आप अपने रास्ता चले जाओ। प्रशांत वहां से निकल जाता है। तब तक सुष्मिता भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और सुष्मिता पूछते हैं
कि रोशनी तुमको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई। रोशनी बोलती है कि सुष्मिता कोई दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन जिससे मेरा 7 साल पहले तलाक हुआ था वो आने के ही दौरान पटना स्टेशन पे मिल गया और हम दोनों साथ में आए और साथ साथ खाना खाए, एक ही सीट पे दोनों लोग बैठ के आए। सूरज पे अब दया आती है। सुष्मिता बोली कि मिला था ना वो तुमसे, अब उसे मरने दो, अब दया दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर जब दया दिखाने की जरूरत थी तब तुम्हारी बात नहीं मानी और तलाक हो गया। आज तुमको मिला है तो तुम दया दिखा रही हो। रोशनी बोली नहीं यार, मुझे अपनापन सा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सूरज मुझे कुछ बोलना चाह रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था। बोलना तो मैं भी बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन मैं भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। सुष्मिता बोलती है कि रोशनी छोड़, जिस लड़के को मैं तुमको मिलवाने वाला हूं उसे देख के तुम सूरज को भूल जाओगी। अब चलो तो सही। रोशनी सुष्मिता के साथ अब उसके रूम पे चल जाती है। अगले दिन सुष्मिता जिस ऑफिस में काम कर रही होती है वो ऑफिस जींस का फैक्ट्री होता है। उस जींस की फैक्ट्री में सुष्मिता कटिंग मास्टर होती है और वो जींस का जो फैक्ट्री था उसका मालिक कोई और नहीं, सूरज था। यूं कहे कि वो कंपनी खुद को सूरज बनाया था और सूरज ने खड़ा किया था। और सुष्मिता ने नहीं कहा था सूरज को कि सर आप चाहे तो मेरे पास एक फ्रेंड्स है, गरीब घर की है, अच्छी है, कुंवारी है, आप चाहो तो बुला लो उसे। सूरज मना नहीं किया और उसे बुलाने के लिए एक बार में ही हामी भर दी। बोलती है बुला लो, देखता हूं बात करके, फिर ठीक ठाक लगा तो शादी कर लूंगा। सूरज के कहने पे सुष्मिता ने ही रोशनी को ही बुलाई थी और सुष्मिता को ये बात की पता नहीं थी कि रोशनी के साथ ही उस सूरज का तलाक हुआ था। इधर 10 बजता है, सूरज ऑफिस में आता है। सुष्मिता भी रोशनी की अपने साथ ऑफिस लेकर पहुंच जाती है। सूरज अपने कमरे में बैठा रहता है। सुष्मिता सूरज को कॉल करके बोलती है कि सर आपको जिस लड़की के बारे में बोले थे वो आई है, आप चाहो तो मिल सकते हो। सूरज बोलता है कि आप ऑफिस में लेके आ जाओ। सुष्मिता रोशनी को लेके सूरज के ऑफिस के पास गया और वहां बैठे गार्ड के द्वारा परमिशन लेने के बाद अंदर प्रवेश कर गया। सुष्मिता के पीछे रोशनी भी प्रवेश करती है। जैसे ही रोशनी को सूरज देखता है तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाती है। सूरज बोलता है कि रोशनी तुम इधर। रोशनी भी बोलती है आप इधर। मतलब दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं। फिर सूरज बोलता है कि रोशनी तुम अगर चाहो तो फिर से हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और तुम किसी से पूछ सकती हो, अब शराब नहीं पीता हूं और मेरी शराब की सभी आदतें छोड़ दिया हूं। रोशनी बोलती है कि मुझे अब किसी से कुछ नहीं पूछना है। उस समय मेरी भी गलती थी, अगर मैं चाहती तो आपको शराब छुड़ा सकती थी। अगर मैं चाहती तो आपको शराब छुड़ा सकती थी। मैं उतना नहीं सोचा और जल्दबाजी में अपना फैसला ले लिया और आप उसमें सहमति दे दिए। इतना कह के दोनों एक दूसरे को गला मिलते हैं और फपक फपक कर रोने लगते हैं। फिर अपना जीवन दोनों खुशहाली से बिताने का प्रण ठानते हैं और दोनों उसी समय फिर एक दूसरे का हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है जरूर बताइएगा, क्योंकि कोई भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन जाता है। तो आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।